हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव पे। मैं डॉक्टर छबिलाल भारत के संवैधानिक विकास की लेक्चर सीरीज में आज अपना 8वां लेक्चर लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1858। यह अधिनियम भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें और आपके परीक्षा के लिए आपके फ़ायदेमंद हो सकें। तो चलिए हम लोग 1858 के भारत सरकार अधिनियम पर चर्चा करते हैं और देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। 12 फरवरी 1858 को भारत में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे शासन की पृष्ठभूमि को ख़त्म करने के लिए लॉर्ड पामरस्टन ने, एक राज्यसभा के सदस्य थे, उनका नाम था पामरस्टन। लॉर्ड पामरस्टन ने संसद में क्या किया, एक विधेयक प्रस्तुत किया। 12 फरवरी सन 1858 ईस्वी को भारत के दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए लॉर्ड पामरस्टन ने संसद में एक विधेयक पेश किया, किंतु ये विधेयक पास नहीं हुआ और क्या हुआ, पामरस्टन को त्यागपत्र देना पड़ गया। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी बने। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और इनके काल में 2 अगस्त सन 1858 को महारानी विक्टोरिया ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया। इसी विधेयक को 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें विधेयक में बात की गई कि क्या किया जाएगा, 1857 जैसे विद्रोह की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। फिर से आप लोग एक बार ध्यान से सुने कि लॉर्ड डर्बी ने प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल में यह विधेयक आया था। 2 अगस्त सन 1858 को महारानी विक्टोरिया ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया और उसमें कहा गया कि 1857 की जो विद्रोह क्रांति हुई थी, ऐसी क्रांति दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसको रोका जाए, उसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान वो स्थापित करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया था। यही विधेयक बाद में भारत सरकार 1858 के रूप में स्थापित हुआ या भारत सरकार अधिनियम 1858 कहलाया। अब हम देखते हैं इसमें विधेयक में कौन कौन से प्रावधान थे, उपबंध थे। तो ब्रिटिश कालीन शासन को समाप्त कर दिया गया। पहला प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश कालीन मतलब जो कंपनी का शासन है, ब्रिटिश काल की जो कंपनी का जो शासन था, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन का ताज यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया गया। ऐसा उपबंध किया गया इस 1858 भारत सरकार अधिनियम में कि कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है और ब्रिटिश ताज के शासन को स्थापित किया जाता है। ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित ब्रिटेन की सरकार द्वारा सीधे शासन चलाने का यह पहला कानून माना जाता है कि ब्रिटेन की संसद ने किसी दूसरे देश के लिए ऐसा कानून जिसमें वो सीधे शासन स्थापित चलाना चाहती है, ऐसा पारित करने वाला ये पहला कानून माना जाता है। ठीक है, इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया की राजकीय घोषणा से हुई। महारानी विक्टोरिया थी, उनकी राजकीय घोषणा, और इस घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में पढ़ी थी। इसी घोषणा के साथ 1 नवंबर 1858 को जब इलाहाबाद में कैनिंग ने पढ़ा, उसी घोषणा के साथ यह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू हो गया। इसे भारतीय कानून का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारतीय कानून का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, 1858 के अधिनियम को ही कहा जाता है। भारत का गवर्नर का पदनाम बदल के अब क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया। गवर्नर ऑफ वाइसराय कहलाने लगा और जो भारत का पहला वाइसराय बना वो लॉर्ड कैनिंग बना। यही लॉर्ड कैनिंग को हम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहते हैं। भारत का पहला वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है। और ये पदनाम, वाइसराय का पदनाम कब से लागू किया गया, 1858 अधिनियम के द्वारा ही इसे लागू किया गया। अब आते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया और उनके समस्त अधिकार, ये दोनों के जो अधिकार थे
उसको कहाँ दे दिया गया? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को दे दिया गया और उसे भारत सचिव या मंत्री का पद प्रदान किया गया। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया और जो भी अधिकार उसे दिए गए थे, उन्हें दिए गए थे, उसको लिए एक नया पद बनाया गया जिसे भारत सचिव या मंत्री का पद कहा गया। और ये कौन था? ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई एक सदस्य होता था, उसे वो सारे अधिकार प्रदान कर दिए गए। भारत सचिव को अधिकार दिया गया किस लिए? वो भारतीय प्रशासन का अधीक्षण कर सकता था। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत सचिव क्या कर सकता था? भारतीय प्रशासन का अधीक्षण कर सकता था, निर्देशन कर सकता था और नियंत्रण करने का अधिकार, अधीक्षण करने का अधिकार, निर्देशन करने का अधिकार और नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान किया गया। और इसी भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इसमें से जो 7 सदस्य थे उनकी नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा और 8 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा की जाती थी। सम्राट भारतीय परिषद के कितने सदस्यों को नियुक्त करता था? तो 8। और 7 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? निदेशक मंडल। टोटल कितने सदस्य थे? 15 सदस्यीय एक भारतीय परिषद का गठन किया गया। परिषद के सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। ना सम्राट हटा सकता था और ना ही खुद सचिव हटा सकता था। कौन हटाता था? ब्रिटिश संसद हटाता था। भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था। देखिए, स्पष्ट किया गया है कि इन्हें हटाने का काम किसके पास था? ब्रिटिश संसद के पास था। परिषद का खर्च भारतीय राजस्व से करने का प्रावधान किया गया कि जो भारत से धन इकट्ठा होगा, भारत का जो राजस्व होगा, उसी से परिषद की सैलरी, रख रखाव, जो भी खर्चे आएंगे वो देने का प्रावधान किया गया। भारतीय सचिव ही, जो भारत सचिव था, वह ही परिषद का अध्यक्ष होता था। इसे सामान्य मत देने का अधिकार था। साथ ही साथ अगर एक समान मत पड़ जाए तो इसे अतिरिक्त मत देने का भी अधिकार दिया गया। देखिए, भारत सचिव को अगर अपनी परिषद के स्तर पे कोई कानून बनाना है और एक बराबर मत पड़ गए, तब वो निर्णायक मत तो दे ही सकता है, साथ ही साथ उसमें मत भी दे सकता है। ऐसा अधिकार उसे प्रदान किया गया। भारत सचिव को वायसराय के आवश्यक और गुप्त पत्र, देखिए, भारत सचिव को क्या क्या? वायसराय के आवश्यक और गुप्त पत्र परिषद को बिना बताए भेजने और प्राप्त करने का अधिकार था। अगर वायसराय कोई आवश्यक पत्र भेजता हो या कोई गुप्त सूचना भेजती हो तो भारत सचिव के लिए नहीं था कि वो परिषद के सामने रखे, वो बिना उन्हें बताए भी उन्हें प्राप्त कर सकता है और वायसराय को भेज सकता है। केवल कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे भारत सचिव पे, केवल अर्थव्यवस्था और भारतीय सेवाओं के लिए, अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में भारत सचिव क्या था? परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य था। 2 चीज़ें ऐसी थी, अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव को परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। भारत सचिव को अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य था। भारत सचिव क्या करता था? प्रतिवर्ष अपने जो काम की रिपोर्ट है वो किसके सामने रखता था? ब्रिटिश संसद के सामने रखता था और यह अनिवार्य किया गया कि वो ऐसा करेगा। आकस्मिक कार्यों को छोड़कर भारत की सीमा के बाहर की गई फौजी कार्रवाई के लिए धन प्रदान करने के लिए परिषद से आज्ञा लेना आवश्यक माना जाता था। अब देखिए, एक और अधिकार दिया गया कि आकस्मिक का कोई इमरजेंसी अगर कार्य आ गए हैं उसको छोड़कर अगर भारत की सीमा के बाहर कोई फौजी कार्रवाई करना है, किसी भी प्रकार की फौजी कार्रवाई करनी है, उसके लिए धन प्रदान करने के लिए किससे आज्ञा लेनी पड़ती थी? परिषद से आज्ञा लेना आवश्यक कर दिया गया। वायसराय की परिषद के लिए विधिक सदस्य और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। जो विधिक सदस्य था उसको और एक एडवोकेट जनरल, उनकी नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया जाता था। जेम्स विल्सन ने 1861 में सर्वप्रथम भारत का बजट पेश किया था। ये क्वेश्चन पूछा है कि जेम्स विल्सन ने, किसने भारत का बजट सबसे पहले पेश किया था? तो 1861 में पहला बजट पेश किया गया था। और किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 एवं भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित किया गया। तो 1861 जो हम अधिनियम आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद, तो 1861 अधिनियम में 3 चीज़ें थीं। एक तो खुद अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है,
और बात करें तो विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित हुआ था, भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित हुआ था और भारतीय शासन अधिनियम 1861 पारित हुआ था। तो ये 4 चीज़ें 1861 में हुई हैं। बहुत परिवर्तन इसमें दिखाई देंगे। बहुत सारे अच्छे टॉपिक हैं अभी डिस्कस करने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।